डियर स्टूडेंट्स, वर्क पावर एंड एनर्जी की इस वीडियो में जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है पोटेंशियल एनर्जी। और एक्चुअली देखिए, पोटेंशियल एनर्जी के हम दो पार्ट्स बनाएंगे। दिस इज पार्ट 1, जिसमें आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करना है। और जो सेकंड पार्ट रहेगा, पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसका नोटेशन क्या रहता है यू, इसको जोड़ देंगे और इक्विलिब्रियम के टाइप्स देखेंगे फिर, जैसे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये सेकंड पार्ट है। फिर ग्राफ पर आने वाले क्वेश्चंस वगैरह ये सेकंड वीडियो में देखेंगे हम। इस वीडियो में जो हमें बातें क्लियर करनी है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप मैकेनिक्स की बातें करते हैं तो बेसिकली आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। अब यहां पर पहले पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पहला कौन सा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर याद रखिए आप, जब भी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आएगा 100% वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स का ही कंसेप्ट आएगा। कौन सा कंसेप्ट आएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी उन फोर्सेस के थ्रू वर्क डन रहता है जो वर्क डन अगर स्टोर्ड किया जाए, यानी वर्क डन स्टोर्ड होता है। देखिए, वर्क डन बाय द फोर्सेस इफ इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, then it is definitely potential energy। तो वो stored work done यानी क्या रहता है? potential energy। हाँ, जैसे ही आप वो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हटा देते हैं, ठीक है, जैसे ही आप एक्सटर्नल बाउंड्रीज हटा देते हैं, potential energy get converted into kinetic energy। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी का कंटेनर लिया है पर्टिकुलर हाइट पर, और या सिंटेक्स का टाकी लिया है आपने मान लीजिए, और आप बकेट से पानी ऊपर जाके उसमें स्टोर कर दिए। ठीक है, अब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी गए, अगेंस्ट द गए तो डेफिनेटली वर्क क्या होगा? स्टोर्ड होगा। वो स्टोर्ड होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगा 100%। तो यहाँ पर जो पानी स्टोर्ड होने वाला है वो क्या रहेगा? उसको पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, क्योंकि आपने अगेंस्ट द फील्ड काम किया है। उनका कहना है कि ये जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज है वो अगर आप निकाल देते हैं, दिस पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखो, तो ये अगर मैंने यहाँ ऐसे इतना पार्ट निकाल दिया, ठीक है, तो आप जरा देखिए, तो यहां से पानी बाहर निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपके माइंड में सबसे पहले बात जो क्लियर करनी वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट आएगा, आपने 100% उसे कह देना कि कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, तो ही पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट आएगा। ठीक है, और जो वर्क कंजर्वेटिव फोर्स करता है अगेंस्ट द फील्ड, वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, अगर वो बाउंड्रीज, अगर आप एक्सटर्नल बाउंड्रीज अगर निकाल देते हैं, देन दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये पहला पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स आपने सोचना है। दूसरा पॉइंट क्या है, जरा देखिए, पहले ये आउटलाइन तैयार कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आप पोटेंशियल एनर्जी जब बोलते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको उसे सिस्टम ऑफ
इंटरैक्टिंग फोर्स इंटरैक्टिंग बॉडीज को लगाना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऐसे कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लेते हैं बॉडी अर्थ, ये एक सिस्टम लिया, और दूसरा सिस्टम लेंगे आप स्प्रिंग मास सिस्टम। बेसिक एग्जांपल लेते हैं, देखो बॉडी अर्थ सिस्टम, ठीक है। तो बॉडी अर्थ सिस्टम में देखिए, ये यहाँ पर मैं पेन कंसिडर करता हूँ, ये बॉडी है, और दूसरा पार्टिकल कौन सा का है, पार्टिकल नहीं, वो अर्थ का है। तो जैसे ही मैं इसे नीचे छोड़ देता हूं, तो आप मुझे ये बताइए, मैं नीचे छोड़ देता हूं तो ये जो पेन है, ये पेन भी अर्थ पर फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स अप्लाई करता है तो वो एक्सेलरेट होगा, उसको वेलोसिटी रहेगी, उसको डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। यानी यहां पर इन दिस केस अर्थ हैज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी and acceleration. Also body has the same. ये डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट करते हुए नीचे आया, कुछ वेलोसिटी है उसको, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी नीचे गया। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ? अब आप देखिए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दोनों पर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो F इज इक्वल टू रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप एक्सेलरेशन देखिए क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा F बाय m। अब बॉडी का मास और अर्थ का मास, तो अर्थ का मास बॉडी के मास के कंपेयर में काफी ज्यादा है, इसलिए ये अगर ज्यादा हो जाए तो एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल रहेगा। एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है, डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है, वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी अर्थ सिस्टम होने के बाद भी हम यहाँ पर सिर्फ ये बोलते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी है। क्या आप ये समझ रहे? ये अगर मैंने इसको ऐसे ऊपर उठाया तो मैं इसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द क्या कहता हूँ, सिर्फ बॉडी। एक्चुअली वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी अर्थ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी आपको हमेशा ऐसे ही डिफाइन करना होता है, लेकिन इंटरैक्टिंग बॉडी में अगर किसी एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्प्रिंग मास का कंसेप्ट लेते हैं, कौन सा कंसेप्ट लेते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम, तो प्लीज टेल मी, स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या होता है कि स्प्रिंग भी एक्सटेंशन या कंप्रेस हो रहा है, और मास यानी ये जो बॉडी रहती है वो है रिजिड बॉडी, तो उसमें डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल रहेगा। एंड दैट्स व्हाई स्प्रिंग मास सिस्टम को भी मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ही बोलता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी किसके टर्म्स में बोलता हूँ मैं, स्प्रिंग के टर्म्स में। हालांकि वो स्प्रिंग मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन मास रिजिड होने के कारण उसमें डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है। इन केस ऑफ बॉडी अर्थ सिस्टम, अर्थ का क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी नेग्लिजिबल है। दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग बोलते हैं आप। हालांकि ये बात है, ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी, ये पार्ट तभी आएगा जब आप कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ये पार्ट एक्चुअली किसी पर्टिकुलर बॉडी का नहीं रहता है, आप सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज बोलते हैं। लेकिन इंटरैक्टिंग बॉडीज में एक बॉडी का अगर डिफॉर्मेशन निग्लिजिबल है तो फिर दूसरे बॉडी का नाम आ जाएगा, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए यहाँ पर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में एक स्टेटमेंट दिया था, आपको शायद याद होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस ऑफ क्या रहता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
आप ऐसे बोलिए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप ऐसे कहिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स। ये सिंपल बात। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां से आपको जो बात समझनी है वो मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम में आता है। अब आप मुझे ये बताइए, फील्ड की बातें करते हैं, फील्ड। तो दो फील्ड यहां पे डिस्कस कर रहे हैं हम, कौन कौन से? इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रिक और कौन सा फील्ड है बोलिए? ग्रेविटेशनल फील्ड है। उनके वजह से अगर ऐसा होता है कि आप वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करते हैं, अगेंस्ट, ठीक है, जैसे कि ये पेन नीचे गिरा है, मैं इसे ऊपर उठा रहा हूं, और तू उसे नीचे खींच रहा है, मैं उसे ऊपर उठा रहा हूं, ठीक है, तो अगेंस्ट काम करता है तो वर्क डन क्या रहेगा बोलिए? नेगेटिव। ये हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस में डिस्कस किया है। नेगेटिव क्यों रहेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कॉस 180 माइनस, ठीक है। अब चेंज इन पोटेंशियल ऑलरेडी माइनस ऑफ वर्क डन है, सो माइनस का माइनस क्या रहेगा? प्लस। एंड इन दिस केस अब यहां पर ये बात याद रखिए कि व्हेनेवर वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड, this change in potential energy is always positive, because in that case potential energy increases. For example, ये पेन अगर सरफेस पर है, सरफेस से मैंने उठाया इसे ऊपर, तो डेफिनेटली उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है, और इसलिए इन दिस केस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है? पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आप अगेंस्ट की जगह इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द व्हाट? डायरेक्शन ऑफ फील्ड की बातें करते हैं, तो जरा बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? देन वर्क डन बताइए। पहले वर्क डन रहेगा सेम फील्ड में, यानी कि नीचे गिर रहा है, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, देन इट कम्स टू पॉजिटिव। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ऑफ वर्क डन पॉजिटिव, और ये नेगेटिव साइन, तो डेफिनेटली इन दिस केस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कम्स टू नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बोलिए? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन यानी क्या कहा है आपने? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप ऐसे बोलिए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is always due to loss of potential energy. लॉस ऑफ क्या है वो? पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पॉइंट समझ गए? पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट तभी लेना है जब आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी that is minus of change in potential energy, या फिर change in potential energy is equal to minus of work done by conservative force। फील्ड के अगेंस्ट काम करते हैं और फील्ड के डायरेक्शन में काम करते हैं, तो क्या? ठीक है, ये हमें डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। अब आप मुझे ये बताइए यहाँ पर कि क्या आप चेंज इन पोटेंशियल को फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे आप? चेंज को फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको अगर पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो आप हमेशा याद रखिए कि किसी एक पॉइंट का, जिसे मैं कहता हूं रेफरेंस पॉइंट, आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, ठीक है। उस रेफरेंस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना लेना पड़ता है? 0, ठीक है। इन जनरल है, हमेशा नहीं, जनरली पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी 0 माना जाता है। सो रेफरेंस पॉइंट कौन सा माना जाता है? इंफिनिटी। अब आपको क्या कहा जाता है कि ये पेन जो है या फिर ये चार्ज है,
ये मैं इन्फिनिटी से उठाकर पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहा हूं, आर इतने डिस्टेंस पर, फाइंड द वर्क डन। तो फिर आपको मालूम है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना था, 0। यहां पर पोटेंशियल निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का डिफरेंस यानी वर्क डन। ठीक है, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझेगा? विद एग्जांपल ये क्लियर कर लेते बात, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर फोकस कीजिए प्लीज। देखो एग्जांपल्स क्लियर कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल्स लेते हैं, और फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ में एग्जांपल देखते हैं, स्प्रिंग के अलग देखेंगे। ठीक है, देखो यहां पर मैं देखने वाला हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पॉइंट क्लियर करूंगा मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके माइंड में ये तो बात क्लियर होगी कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप इस यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी U initial is equal to work done by gravity। ये बेसिक फार्मूला, वर्क डन बाय ग्रेविटी। और फिर आपको यहां पे ये देखना है कि ये वर्क डन क्या फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है, अगेंस्ट होता है तो ये माइनस आएगा, ये वर्क डन का माइनस और ऑलरेडी माइनस है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, पॉजिटिव। यह भी हमने देखा। या फिर आप ऐसे अगर कंफ्यूज होते होंगे तो आपको सीधी सी बात याद रखनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जो बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं उसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती होगी तो 100% चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा उसका, पॉजिटिव। और जो आपने डिस्प्लेस किया, ये पेन मैंने यहां से यहां छोड़ दिया नीचे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, कम होना यानी लॉस होना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या दिखा देना, नेगेटिव। ठीक है, जरा देखिए कुछ एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल्स देखिए। अब आप कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी का बेसिक फार्मूला क्या है बोलिए, mgh। माइनस प्लस वो क्लियर कर लेंगे, माइनस कब, जब ऊपर उठा रहा हूं h हाइट से, नीचे छोड़ रहा हूं h हाइट से तो प्लस। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? ये देखो एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल्स, और उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 वेरी टिपिकल एग्जाम। ठीक है, ये जानते ना, ए से छोड़ गया बी पर, आपको कहा है कि फाइंड द, क्या कहा है आपको यहाँ पे, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। देखो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो क्या है पोटेंशियल एनर्जी, अब ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, ये तो आपको समझना चाहिए। ग्रेविटी यानी कंजर्वेटिव फोर्स, यानी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या रहेगा फिर, माइनस ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। वर्क डन ड्यू टू क्या है, ये ग्रेविटी। ये सिंपल बात है। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ए टू बी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड यानी ग्रेविटी भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो डेफिनेटली mgh ही रहेगा, नो डाउट। ये माइनस और इस तरफ mgh ही रहेगा, लेकिन ये mgh प्लस रहेगा या माइनस, आप कहेंगे ऑलरेडी माइनस दिया, वो तो बेसिक फार्मूले वाला माइनस है। ठीक है, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उनके बीच वाला माइनस और
ये अपवर्ड डाउनवर्ड, ये इनका माइनस से कुछ लेना देना नहीं, वो तो बेसिक पहले लिख देना जैसे कि वैसे, ठीक है। अब mgh लिखते समय आपको ये देखना कि वर्क अगेंस्ट द फील्ड हो रहा है या इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हो रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि ये नीचे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रहेगा। अब बाहर माइनस तो है ही, लेकिन तो सॉरी माइनस रहेगा ना, h क्या रहेगा, ये हमने कई बार निकाला है तो मैं इसे डायरेक्ट लिखना चाहूंगा। 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है जरा बताइए, 60, तो क्या ये माइनस mgl बाय 2 आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आएगी बोलिए, क्योंकि हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। सो इतना लॉस, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट। आपको क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। फिर वो देखना कि अगेंस्ट द फील्ड है या इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, और उसके हिसाब से चलिए। देखो यहां पर एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से ये बातें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक रॉड लिया है, सॉरी जिसका लेंथ है L, रॉड का लेंथ कितना है बोलिए L, और मास है उसका M, ठीक है। आपको ये कहा गया है कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये सरफेस जो है उसे रेफरेंस पॉइंट कहा है, और वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है उन्होंने, ठीक है। देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, ठीक है। आपको कहा है m रॉड लिया है, ये रॉड लीजिए प्लीज, एक मिनट। देखो ये रॉड लीजिए जिसका लेंथ है L, मास है M, और ये ऐसे वर्टिकली खड़ा कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये जो सरफेस है वो सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना माना है आपने, 0। इफ दिस इज सो, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड? ओके, निकाल लेते हैं। फिर से वही बात, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स, वो तो ग्रेविटेशनल ही है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा माइनस ऑफ mgh। अब वो प्लस रहेगा माइनस रहेगा वो देखते हैं। चेंज इन यानी क्या रहेगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, यहाँ पे देखो। अब आप मुझे ये बताइए, यहां से आप ऊपर जा रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट रहेगा यहाँ पे, तो इस रॉड के लिए पूरा का पूरा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ ऐसे मानेंगे आप, एट द सेंटर। एट द सेंटर यानी कितने हाइट पे बोलिए, L/2। पहले ये ऐसा अगर रहे, हॉरिजॉन्टल रहे, ठीक है, तो h कितना था तब, 0, वो इनिशियल लीजिए। अब आपने उसको ऊपर उठाया, ऐसे ऊपर उठाया, इसका मतलब आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई है, ठीक है। आप अगेंस्ट द फील्ड गए हैं, क्योंकि फील्ड उसे नीचे लाना चाहती है, आप ऊपर लेके गए उसको, सेंटर ऑफ मास को, तो डेफिनेटली ये माइनस रहेगा। ये माइनस और ये माइनस, तो क्या बनेगा, ये प्लस। सो ये रहेगा mg, और h कितना है, L/2, ठीक है। u इनिशियल कितना है बोलिए, 0, एंड दैट्स व्हाई u फाइनल रहेगा mg/2, दैट्स इट। ओके, mg/L क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब इसके जैसा ही एनालॉगस न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या है, आपको क्या कहा जाता है कि आपने एक ब्रिक लिया, ठीक है, इस तरह से
ये ऐसे था इनिशियली, आपको ये है उसका इनिशियल पोजीशन, ये क्या है इनिशियल पोजीशन। ओके, आपको क्या करना है, ये इस तरह से फिर अब ये रहेगा ए, ये भी समझे, ये है आपका फाइनल पोजीशन। उनका कहना है फाइंड द वर्क डन इन डूइंग दिस। ठीक है, देखो ये ऐसे करते हैं एग्जाम डायग्राम के हिसाब से, ये थोड़ा ऐसे है। तो ये जो ब्रिक ऐसे था, इसे ऐसे खड़े करने में कितना वर्क लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास फार्मूला नहीं है कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस ऑफ क्या है वो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे मुझे बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, अब आप यहाँ पर एक बात और भी क्लियर कर सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन को माइनस रहता है, लेकिन ये अगेंस्ट द फील्ड हो रहा है। देखो ना, अगेंस्ट द फील्ड हो रहा है तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहूंगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या है जरा बताइए, तो वो तो mgh ही रहेगा, क्या रहेगा, और यहाँ पर ये h1 ये h2, मास और g नहीं बदलेगा, सिर्फ हाइट बदलेगा। यहाँ पे h1 कितना है जरा बताइए मुझे, ये पूरा है a तो ये रहेगा a/2, ये पूरा है b तो h2 की वैल्यू कितना रहेगा b/2। Put the values mg b/2 minus a/2। काफी सिंपल। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो प्लस ही रहेगा। आप कैसे भी हिसाब से देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड है या इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, कोई भी लॉजिक लगाइए और सॉल्व कीजिए। ओके, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का एक पॉइंट लेंगे, क्योंकि वो पॉइंट हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये पॉइंट आता है। ठीक है, आप जरा देखिए तो टेबल पर, ये टेबल है, ठीक है, और L/N इतना स्ट्रिंग का जो पार्ट है तो ऐसे सस्पेंड है L/N। आप चाहते हैं ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कौन सा सरफेस है ये, फ्रिक्शनलेस। ओके, अब आप इसे ऐसे ऊपर उठाना चाहते हैं, यानी L/N को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, फाइंड द वर्क डन, सिंपल, फाइंड द वर्क डन। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पर क्या वर्क डन इज इक्वल टू mgh नहीं रहेगा, रहेगा या नहीं? ठीक है, m कौन सा लेंगे आप, या फिर फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहा आपको। ठीक है, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर से वही बात ना, फिर वो प्लस ही क्यों रहेगा, क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड जाएंगे आप, इसलिए। अब m मास किसका लेना पड़ेगा आपको, ये जो सस्पेंडेड पार्ट है इतना, उस पोर्शन का मास लेना पड़ेगा। पूरे स्ट्रिंग का मास दिया जाएगा आपको, वो रहेगा कैपिटल M और पूरे इसका लेंथ है L। तो जरा बताइए स्मॉल m कैसा रहेगा, कैपिटल M/L, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज उस हिसाब से चलना है, और मल्टीप्लाइड बाय L/N। ठीक है, अब G एज इट इज, H की जगह क्या लिख दीजिए L/N।
देखो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, शायद ये एल, ये हाइट आपने गलत लिया ना, तो इसका मास यहाँ पे रहेगा, ये 2 टाइम्स रहेगा, हाफ, सेंटर ऑफ मास आधे पर रहेगा, तो ये रहेगा mgl 2l², mgl और वो क्या है बोलिए 2l²। ठीक है, क्या आपको आ जाएंगे? ये काफी सिंपल न्यूमेरिकल थी। अब यहां पे जो आपने पॉइंट यूज किया कौन सा, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सेम पॉइंट, या फिर आप यहां पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लगा सकते हैं। कहां पे लगा सकते हैं बोलिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहे या ग्रेविटेशनल रहे, उसमें आपको याद क्या रखना है? वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड एंड वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड क्या लेना है। ठीक है, तो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आ जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में जो नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल है वो रहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो वहां पे आप पार्टिकल मासेस वाले यानी ग्रेविटॉन्स लीजिए या फिर चार्जेस लीजिए, वो सेम ही रहेगा। तो यहां पर मैं आपको ये बात समझा देता हूं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, आप सिस्टम ऑफ चार्जेस कहेंगे, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चले जाएंगे। सिंपल। देखिए, अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ ही गए हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, जरा देखो अब क्या हो रहा है यहां पे। अगर मैंने आपको ये कहा कि मैंने लिया है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या लिया है मैंने? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये M, ये M और ये M। ठीक है, 3 मासेस मैंने यहां पे रख दिया और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना है? L। आपको कहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी पहले एक भी मास नहीं था यहां पर, आपने एक मास ला के रख दिया, दूसरा ला के रख दिया, तीसरा ला के रख दिया, क्या होगा जरा बताइए। तो ऐसे केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो कहानी याद रखनी है वो ये है कि यूनिट मस्ट बी इक्वल टू, जितने पेयर्स आते हैं उतने पेयर्स बना लीजिए, बस खत्म। ये कितने पार्टिकल्स है बोलिए? 3। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसे M1 मानो, इसे M2 मानो, इसे M3 मानो। ठीक है, अब आपको ये करना है कि U12 पोटेंशियल एनर्जी कौन से सिस्टम के लिए? M1 एंड M2, ये मास, अगर ये मैंने मासेस का सिस्टम लिया तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी, प्लस U13 प्लस U23, 1 2 1 3 2 3। ठीक है, बस। और कुछ बन सकता है क्या? मुझे बोलिए। इसे नहीं बन सकता है, तो आप जरा देखिए U12 कैसे निकालेंगे। अब ये ग्रेविटेशनल है तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आप बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय क्या रहता है? मास। ठीक है, तो इनके लिए ये बात क्या बनेगी? G M1 M2 अपॉन उन दोनों के बीच का सेपरेशन L। यहाँ पर क्या रहेगा? G M1 M3 बाय L प्लस G M2 M3 बाय L एंड लाइक दैट। ये अगर मासेस के जगह चार्जेस होंगे तो फिर चार्जेस वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक एडिशनल पॉइंट है। ये सिर्फ फील्ड के लिए है। फील्ड 2 तरह के हैं यहाँ पर हमारे पास, कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक। सो किसी भी फील्ड में अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो उस फील्ड का पोटेंशियल
मल्टीप्लाइड बाय फंडामेंटल पार्टिकल। ग्रेविटेशनल फील्ड का फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? मास, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय मास। एंड इलेक्ट्रिक का कौन सा है? चार्ज, इसलिए वहां पे क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेशन चार्ज रहेगा। ठीक है, अब इसी को कैसे पूछा जाता है? देखिए कि ये L इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रख दिया तो उसका जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा सिस्टम का, ये आया यूनिट U इनिशियल माना। आपको क्या करना है? ये सारे के सारे मासेस इस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं सो दैट अब वो आपको ऐसे एक क्या कंसीडर करना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड है 12, जिसका साइड क्या है? 12। आपको कहा जाता है फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन क्या रहेगा कंसेप्ट, जरा बताइए मुझे। फाइंड द वर्क डन, समझाइए मुझे यहां पर क्या। फिर से वही बात रहेगी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन क्या रहेगा? वो पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे आप कहेंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल यानी क्या रहे? इस सिस्टम का यानी ये आउटर जो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है उस सिस्टम का, जिसका साइड कितना रहेगा? 2 और U इनिशियल यानी ये। ठीक है, चार्जेस के मामले में भी सेम कंसेप्ट है, सेम बात है। चार्जेस में भी सेम। जरा देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल, चार्ज का एग्जांपल लेके ये क्लियर करने का, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्स स्क्वायर लेते हैं, कंसिडर कीजिए इसे, ये स्क्वायर है करके, और ये ऐसे रख दी है चार्जेस। सबसे पहले निकालिए, आपको ये कहा कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जरा बताइए U ऑफ द सिस्टम यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप? तो सिस्टम है तो यहाँ पे आपको पेयर्स लेने पड़ेंगे। जरा बताइए कैसे पेयर बनेंगे? U12 U13 14। पहला लेना सबके साथ पेयर बनाना, फिर दूसरा सबके साथ पेयर, दो का एक के साथ नहीं बनाना क्योंकि 1 2 और 2 1 एक जैसा ही हो जाएगा ना। तो दो का किसके साथ बनेगा? फिर 3, हाँ 2 4 प्लस 3 का किसके साथ बनेगा सर? 4 के साथ। बात खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 2 रहे या फिर 1 4 रहे या फिर 2 3 रहे या फिर 3 4 रहे, इनके लिए जो सेपरेशन है वो A ही है। ऑन दी अदर हैंड ये जो बात है कि 1 3 रहे या फिर 2 4 रहे, 1 3 रहे या फिर 2 4 रहे, इनके लिए वो डिस्टेंस कितना रहेगा बोलिए? कितना रहेगा? ये A√2 कितना रहेगा? वो A√2। ये बात है आपको यहाँ पे समझनी है। इसमें भी वो एग्जांपल आ सकता है कि ये स्क्वायर है A, जिसका साइड है A, इसको 2A साइड जितना बनाओ, वर्क डन निकालिए। क्या रहेगा वर्क डन? फिर से फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल ऐसे निकालेंगे, फाइनल के लिए पेयर्स तो वही रहेंगे, डिस्टेंस A की जगह 2A बनेगा। क्लियर? ये काफी सिंपल बातें हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यानी जैसे जैसे हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आपको आसान जाएगा। ठीक है, अब चले जाते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर। यहाँ पर डिस्कस करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जरा देखिएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ना, यहां पर क्या देखना है?
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कंसेप्ट नहीं बदलेगा। कंसेप्ट क्या है जरा मुझे समझाइए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इन दिस केस इलास्टिक फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग। नाउ प्लीज टेल मी, क्या आप ये नहीं जानते कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स comes to minus half of kx final square minus kx initial square। वो हमेशा नेगेटिव आया यहाँ पे। अब नेगेटिव आया तो नेगेटिव का नेगेटिव क्या रहेगा? पॉजिटिव। एंड देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी in case of spring comes to half of k x final square x initial square। ठीक है, इसे ही आप u final u initial। अब यहां पे अगर आप ऐसे कंसीडर करते हैं, if u initial is 0 for natural length ऑफ द स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना लिया आपने? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी कम्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। हाफ ऑफ क्या रहेगा? ये के एक्स स्क्वायर। अब आप यहां पे याद रखिए कि आपको वो फॉर्मूला शायद याद होगा कि F इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, यहां से मुझे ये बताइए x इज इक्वल टू क्या रहेगा? फिर F बाई के रहता है क्या? जरा देखो ना। एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग इज हाफ ऑफ k एज इट इज लिखो, और x स्क्वायर की जगह f स्क्वायर बाई के स्क्वायर आ जाएगा। सो इट कम्स टू f स्क्वायर बाई 2k। अब यहाँ पर मुझे कुछ पॉइंट क्लियर करने हैं, और जो मैं पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूँ उसी पर क्वेश्चंस आते हैं। सर जरा देखिए, क्या आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि u इज प्रोपोर्शनल टू k, और यहाँ पर आप नहीं बोल सकते कि u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। अब आपको यूज कौन सा करना है फिर? तो मुझे ये बताइए, क्या मैंने डिपेंडेंसी के लिए एक कंसेप्ट नहीं बोला कि जिस पर डिपेंडेंसी दिखाना वो छोड़ के बाकी सारी दुनिया कांस्टेंट होना? यहाँ पर k पर डिपेंडेंसी दिखाए, इसका मतलब k और 2 क्या? 2 तो कांस्टेंट है ही, k पर डिपेंडेंसी x भी कांस्टेंट होगा। सो अगर आपको ये कहा जाए कि 2 या कितने भी स्प्रिंग्स लिए हैं आपने और उनका सेम एक्सटेंशन हुआ है, डिफरेंट मटेरियल लिया है तो डेफिनेटली स्प्रिंग कांस्टेंट बदलेगा। सेम एक्सटेंशन हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो लीजिए, आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको ये कहा जाए कि सेम फोर्स लगाया है, ठीक है, सेम फोर्स लगाया है, तो u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। जरा देखिए, मैं आपको ये बात फिर से समझा देता हूं। सेम एक्सटेंशन अगर ऐसा पॉइंट आ जाए तो हमेशा याद रखिए स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज सेम एक्सटेंशन कहा ना आपने, यानी x सेम कहा, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू k, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, वेयर k इज व्हाट? स्प्रिंग कांस्टेंट। एंड आपको अगर कहा कि सेम फोर्स इज अप्लाइड, देन u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। बस इतना याद रखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स भी आपके क्लियर हो जाते हैं। कैसे? एक दो एग्जांपल्स लेते हैं और रुक जाते हैं। देखिए, आपको कहा जाए कि एक स्प्रिंग लिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर, 200 न्यूटन पर मीटर, और उसे एक्सटेंड किया है बाय 2 सेंटीमीटर।
एक्सटेंशन कितने का हुआ है? 2 सेंटीमीटर से। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो जरा बताइए पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है हमारे पास? हाफ ऑफ kx², हाफ एज इट इज k की जगह 200, x 2 सेंटीमीटर है तो वो बनेगा 4 सेंटीमीटर का -2 का स्क्वायर -4, ये बनेगा 100, कितना रह रहा है? 4 × 10⁻² जूल एनर्जी है। तो आंसर सिंपल सा, ये काफी सिंपल था। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि 2 स्प्रिंग्स लिए आपने जिनका 3000 न्यूटन पर मीटर एंड K2 है 1500 न्यूटन मीटर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन these 2 cases। ठीक है, when there is same extension and when same force is applied। क्या कहा है? फाइंड द वर्क डन स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कहेंगे। ठीक है, हालांकि वो सिस्टम कौन सा है? स्प्रिंग मास सिस्टम है। when extension in both the springs are same and when same force is applied। ठीक है, तो एक्सटेंशन सेम रहेगा तो आप ही बताइए, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ वो। ठीक है, तो सेम एक्सटेंशन के लिए क्या है कंसेप्ट, मुझे जरा समझाइए। सेम एक्सटेंशन के लिए u is proportional to k and therefore u1 by u2 is k1 by k2। उन्होंने सीक्वेंस नहीं दिया ना कौन सा, तो 1:2 ही लेना है। और ये रहेगा फिर 3000 डिवाइडेड बाय 1500, मेरे ख्याल से 2 यूनिट नहीं रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और दूसरा सेम फोर्स के लिए इन दैट केस u is inversely proportional to k, u is inversely proportional to k, so u1 by u2। देखो ये रेशियो तो u1 by u2 ही लेना पड़ेगा आपको, अगर नहीं दिया जाए तो 1:2 ऐसा लेते हैं, हमेशा याद रखिए। और ये उल्टा हो गया k2 by k, तो ये 1:2 रहेगा। 1:2 क्या बन जाएगा? 2। सिंपल। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटेंशन का कैसे रिलेशन है उसका एक मैं ग्राफ दिखा देता हूं और हम फिर यहीं पर रुक जाते हैं। इसका आपको एक वर्कशीट मिलेगा, वर्कशीट से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करने हैं। ये सिंपल पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी का, काफी सिंपल। और अलग अलग चैप्टर में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने उसके एग्जांपल लिए है, ग्रेविटेशन में भी लिए हैं। इलास्टिक का जो है वो हमें ऑसिलेशन में आएगा तो वहां पे हम ले ही लेते हैं। ठीक है, जरा देखिए, u है हाफ ऑफ kx², ये x 0 है तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी भी 0 रहेगा। सो ये है u और ये x का वैल्यू है। तो अब आप देखिए x आप कम कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर लाइन अगर कंसीडर कर दें तो ये क्या बनेगा? फिर कॉम्प्रेशन बनेगा। ये क्या बनेगा? ये कॉम्प्रेशन। ठीक है, और ये इस तरफ बनेगा एक्सटेंशन। ठीक है, तो आप जरा देखिए कि ये होने पर ये वैल्यूज कैसे वैल्यूज है? मैक्सिमम। कौन सी वैल्यूज है ये? मैक्सिमम। क्लियर? ठीक है, हम यहीं पर रुक जाते हैं। यह है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में हम कंजर्वेटिव फोर्स, देखिए यहां पर हमने क्या किया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिया है। नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना है? कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देना है। और वहां पर फिर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है, क्या कहेंगे उसे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन सी कंडीशन है, अनस्टेबल में कौन सी है, न्यूट्रल में कौन सी है। उसके बाद हम
पोटेंशियल एनर्जी का कर्व देखेंगे, वहां से कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, उस पर कैसे एग्जांपल्स आते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, हम यही पर रुक जाते हैं। थैंक यू।